जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ में जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। आज हम लोग करेंगे आगामी परीक्षा जो 2026 यूपी टेट 2026 को टारगेट करते हुए हम लोग चलेंगे। जुलाई में होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो हम लोग ये 2017 के पेपर हम लोग करेंगे। ईवीएस पर्यावरण हिंदी और सीटीबी मैंने कंप्लीट करा दिया था, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए इधर उधर की बातें ना करेंगे, हम लोग मेन मुद्दे पर आएंगे और अपने क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि संविधान सभा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए इसमें जो ये तो हो गया हमारा आंसर। अब यहां से देखेंगे अच्छे तरीके से, उसका पूरा डिटेल हम लोग समझते चलेंगे। इसको हम लोग डिटेल को समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ लिखा अच्छे तरीके से देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यानी कि अब इससे आप पूछ भी सकता है कि राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्त कर में गाया गया। इसके गायन का समय है 52 सेकेंड। यानी कि आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय गान जनगण मन जो गाया जाता है उसको कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकेंड। कह रहे इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कब लिखा गया था? तो ये 1911 अंग्रेजी अनुवाद में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट होगा अजमेर। ठीक, अजमेर में। अब इसको देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ लिखा है पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। अब यहाँ से आपको बन सकता है क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। अब आपसे क्वेश्चन अगर ज्यादा डीप में पूछेगा तो पूछ सकता है कि अजमेर जो हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है उसमें किसका मंदिर है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अजमेर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। ठीक, एक कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है, यानी पशु मेला भी यहाँ पे लगता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान बना दी। तो पुष्कर मेला कब, यानी ऊंटों का मेला लगता है, पशुओं का मेला, ऊंटों का भी मेला लगता है। मेले के समय पुष्कर में कई राजधानियां संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 करा है। क्वेश्चन नंबर 123 करा, निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो ऑप्शन आपका सी, राइट होगा यूवीसी। चलिए देखते हैं हम लोग इधर अच्छे तरीके से। ऑप्शन आपका सी, राइट होगा। कह रहे कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरण को सामान्यतया उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, यूवी ए, यूवी बी तथा यूवी सी। इन किरणों में यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है।
यू यूवीए यूवीबी किरणों का तत्व सॉरी त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीबी से जीवधारियों के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। अभी इसके त्वचा प्रभाव देखिए, समझते हैं। जीन परिवर्तन हो जाता है। जीन परिवर्तन पौधों की वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, सनबर्न आदि, ये सब इससे यूवी किरणें से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनको कितने कितने आधार में बांटा गया है इन किरणों को, तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक। चलिए थोड़ा सा इस एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे से। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन? कवक। ऐसे निर्जीव पदार्थों जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि सब क्या होते हैं? ये आपके निर्जीव में ये अजैविक घटक कहलाते हैं, अजैविक घटक में आएंगे। तो उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125। गिर शेर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। देखिए प्रीवियस से पता चलता है कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे। देखिए पिछले वाले में भी क्वेश्चन मिला था आप लोगों को। अब देखिए इसको देखेंगे, एशियाई सिंहों का घर, होम ऑफ एशिया लाइन, एशिएटिक लाइन करेगी की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कह रहे कि यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 126। WWF से क्या आशय है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब इसको समझते चलेंगे, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। देखिए WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन जीव कोष इसकी हिंदी होगी। सन 1962 ईस्वी में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन जीव कोष यानी WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। ये आपसे पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइन पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रख रखाव संबंधी मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से? अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन आपका सी है, सी करेक्ट है। यहाँ देख, सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में 3900 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट अच्छे से दिया है, होता है। करें यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं, और यहाँ यानी कि भागीरथी इसको कहाँ कहते हैं? जहां से ये निकलती है, ठीक, उत्तराखंड में। करेक्ट। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके
इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 25 यानी 2525 किलोमीटर। जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी कि बांग्लादेश में इसको, गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह यानी फरक्का जहां से निकलती है वहां पे इसको, और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यानी वहां जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वहां एक संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए इतना पॉइंट बना आपसे। तो मेन पॉइंट यही पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है और ये कहाँ से निकलती है और इसकी कितने जनपद, मतलब किस तरीके के देश में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। देश नहीं पूछेगा, राज्य पूछेगा। ठीक है, और इसकी वो लंबाई पूछ सकता है, जनपद से कितनी लंबाई थी, वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत कह रहे कि, अब एक्सप्लेन देखेंगे हम लोग। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपका सी, राइट हो जाएगा, इंडीज में। कोटोपेक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इंडीज में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में इंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। इस चीज ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए यहां समझते चलेंगे। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यानी कि ये भी विश्व के सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती है। यानी कि ये देखिए निकलने वाला नाम बड़ा टेढ़ा दिया है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बत भाषा में पवित्र करने वाले इसको कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि सांगपो किस भाषा से जाता है? तिब्बत भाषा, ठीक, नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2580 किलोमीटर। भारत में इसकी कितनी है? 1346 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली नदी इसी नदी पर स्थित है। तो उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता स्तर है, कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट हो जाएगा, मांसाहारी। तो थोड़ा देख लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, घास भूमि के क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में जीवधारी क्रम है। जैसे देखिए, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, गिद्ध। उत्पादक प्राथमिक यानी द्वितीय, तृतीय ये आते हैं सब, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
यानी फूड चेन आप पढ़ेंगे उससे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 132, ये देखिए अच्छे दिया है फूड चेन पूरा अच्छे से, ठीक। चलिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रश्न का आंसर सी माना था। सी क्या है भाई, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जीवाणु। चलिए हम लोग यानी सी और बी दोनों को ही ले लेंगे और क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है, 132 कह रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल। चलिए समझते चलेंगे। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक नजदीक है। यह मंडल जो मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। करेंगे क्योंकि मौसम संबंधित सारी घटनाएं जैसे कुहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इस मंडल में घटित होते हैं। यानी कि क्षोभ मंडल में सब जितने मौसमी घटनाएं होती हैं इसमें घटती हैं, ठीक। और इसलिए इस मंडल को वायु यानी कह रहे देखिए मंडल में घटित होती है, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 सेल्सियस की दर से घटता है। इसीलिए इस वाले यानी क्षोभ मंडल में हवाई जहाज वज नहीं उड़ाई जाती, ठीक। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 5 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 अस्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य। इसमें क्या पूछा है, इसमें स्थायी सदस्य पूछा है। अगर आप कुल पूछेगा तो आप 15 बताइएगा, अस्थायी पूछे 10 और स्थायी पूछे अस्थायी पूछेगा 10, स्थायी पूछेगा तो 5 हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5 स्थायी सदस्य निम्न है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो पूछ सकता है इस 5 में कौन कौन देश आते हैं। तो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 134 कहेंगे देखेंगे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, जो 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे हम लोग। देखिए एक मार्क का संबंध है, एक मार्क जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा गुणवत्ता से। अब थोड़ा सा यहाँ से एक पॉइंट को समझते चलेंगे, हम पॉइंट अच्छा दिया है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांस हैं। एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है एक मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादन पदार्थों पर लगाया जाता है। एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पादन की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पादन की गुणवत्ता और शुद्धता का विश्वास करता है, यानी विश्वास कर सकता है। यानी कि आप तेल वल खरीदने जाते हो तो एक मार्क लिखा रहता है तो वो प्योर शुद्ध होता है। ये आप समझ मतलब इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हम लोग क्या करते डेली यूज करते कभी इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो गुणवत्ता यानी शुद्धता के बारे में ये दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किससे होता है, कहाँ पर होता है। तो पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। इसको समझते चलेंगे। देखिए यहाँ दिया है कि भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पाद मेघना
कि पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। कह रहे इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है और पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, नदिया उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से करें कि ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। ये मेन पॉइंट देखिए, आपसे भी पूछ सकता है कि ब्लैक फुट बीमारी किस जल को पीने से होता है, तो आर्सेनिक द्वारा जो जल दूषित होता है उसको पीने से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहे कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1972 में। ठीक, तो 1972 में इसको पारित किया गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 139 दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा किण्वन। अब देखिए समझते चलेंगे थोड़ा सा इसको अच्छे से, क्योंकि दूध से दही बनाना सब लोग बनाते हैं लेकिन इसकी विधि को नहीं जान पाते हैं, तो विधि को हम जानने की कोशिश करेंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लेप्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। कह रहे कि लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर ईस्ट द्वारा ये आंशिक किण्वन द्वारा किया जाता है, जो तो पोषक पदार्थ दही प्राप्त होता है। देखिए इतना कहानी बता दिया दही बनाने के। ठीक, उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है। आपसे पूछ सकता है कितने पारा पर उसको जमाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे जमा किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। अब देखिए संविधान के जो स्रोत है वो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। यहाँ से देखिए हम लोग देखेंगे कौन सा है भाई, इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी राइट होगा, यानी डी हो जाएगा USSR। ठीक, अब इसको समझते चलेंगे। संविधान के स्रोत आप पढ़ेंगे तो उससे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और भी याद कर लेंगे आप अच्छे तरीके से। कह रहे कि सोवियत संघ जिस औपचारिक नाम से सोवियत समाजवादी गणतंत्रों तथा संघ था, कह रहे कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को यहीं से लिया गया है, रूस से लिया। कह रहे कि इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ये अनुच्छेद आपके ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद किस किस में रखा है, आपसे ये भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। कौन सा ध्रुव तारा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ये राइट होगा, उत्तरी तारे को। यानी जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, तो इसे ध्रुव तारा कहते हैं। कह रही है ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 142, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट होगा, 1973 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। भारत भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। करें कि यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व, भारत में अभी कितने हैं? 49 टाइगर रिजर्व हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने रिजर्व हैं? तो संरक्षण भारत में 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का यानी उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व यानी 48वां, ओरेगन टाइगर रिजर्व 49वां है। तो आपसे भी ज्यादा अगर जो टफ बनाने की कोशिश करेगा तो पूछेगा कि 49वें नंबर पर कौन है और 48वें नंबर पर कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 143 कह रहा है फूलों की घाटी अवस्थित, मतलब फूलों की घाटी कहाँ किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, यानी फूलों की घाटी। आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। ठीक, चलिए थोड़ा समझते चलेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि 144 क्वेश्चन, एक वयस्क मानव मानव के कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको सभी को पता है कि 206 हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु यानी बच्चा जो होता है उसमें 300 अस्थियां पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। चलिए कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पे है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एम्स एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस एवं स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड में। ये जो ई नाम है बड़ा कंफ्यूज है, तो हम लोग नीदरलैंड याद करेंगे, अगर दोनों को याद करना पड़ेगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिकीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। 146 का ऑप्शन ए राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण के चरण में अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग से होता है। ठीक, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखेंगे 147, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी सॉरी ये सत्य नहीं यानी निगेटिव पूछा है। कि आप ध्यान रखिएगा, पेपर में इसी तरह कंफ्यूज आदमी होता है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, वो निगेटिव पूछा है तो हमें निगेटिव पे चलना है, बाकी सत्य डी ऑप्शन वाला गलत है। ठीक, यानी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। कह रहे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, इसको आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 148, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो कह रहा है कि इसमें प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसने लिखा था? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की रचना है। तो अब ध्यान से देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 149, मकर रेखा। तो ऑप्शन हो जाएगा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका सी राइट होगा, 23.5 डिग्री साउथ। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश करके रेखा दक्षिण में। और आपसे कर्क रेखा मकर रेखा दोनों पूछ सकते हैं, तो दोनों के ध्यान रखिएगा। तो मकर रेखा पूछा है, यहाँ पे हम लोग किस, यहाँ पे देखिए ये मकर रेखा आपका ये हो गया, यानी कि अक्षांश यानी मकर रेखा कहते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश यानी साउथ में। और कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री, आपका 23.5 डिग्री हो जाए वो कर्क रेखा दक्षिण में होते साउथ। ये ठीक,
अब चलिए और थोड़ा अक्षांश मकर रेखा करते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, कह रहे इसे मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यह ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पे है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हेग में। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय, कह रहे 5 अध्याय तथा ये 70 अनुच्छेद हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर डीपली पूछे तो ये आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये था आपका पूरा 150, मतलब 30 क्वेश्चन 100 यानी 150 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए, यानी कि ईवीएस था 2017 के। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग आप अच्छे तरीके से कम समय में ज्यादा रिवीजन करें, प्रीवियस करें और अच्छे तरीके से, और अपने नोट्स को ज्यादा ज्यादा रिवीजन करें, ठीक। क्योंकि और अपने जहां भी गलती हो रही है आप लोग उसको अच्छे तरीके से, किस टॉपिक में कमी हो रही है उसको अच्छे तरीके ध्यान रखते हुए फिर उसके बाद रिवीजन करिए, फिर टेस्ट लगाइए, फिर अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो पेपर में किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।